चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है उन सभी को जो है वो डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को हम फॉलो कर रहे हैं, एंड गवर्नमेंट साइट्स में हम बात करें तो पीआईबी को हम फॉलो कर रहे हैं। यानी कि हमारा को टारगेट क्या है कि जितना भी न्यूज़पेपर्स में या फिर गवर्नमेंट साइट्स में जो करंट अफेयर मेंशन्ड है, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे वो मेंस के लिए हो, दोनों ही जो है वो हम साथ के साथ में जो है वो कवर कर रहे हैं। नोट्स की अगर मैं बात करूं या फिर पीडीएफ फाइल की तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। प्लस साथ में जो ये वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, आप वहां पर देख सकते हैं। और लगभग एक साल का करंट जो है वो हम यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। और जो हमारी करंट अफेयर की क्लास रहती है वो जनरली 30 to 50 मिनट की रहती है, जिसमें हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं, करंट अफेयर के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनके साथ जो स्टैटिक जो जीके है उसको भी कवर करते हैं। तो यानी कि हम करंट प्लस स्टैटिक जीके दोनों ही अप्रोच को लेकर चल रहे हैं। और करंट अफेयर अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम बात करते हैं कि अभी जो मेंस के पेपर है ना वो भी करंट बेस्ड अप्रोच के साथ पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हमें करंट अफेयर को स्ट्रांग बनाना है, हमें न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आज का रहेगा वो है काफिला सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये ना सऊदी अरेबिया में चलाया जाता था, बट लेकिन ये 50 साल पुराना सिस्टम, और सऊदी अरेबिया ये कंट्री जो है इसने इसको अभी अबॉलिश कर दिया है। तो सबसे पहले तो देखो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि ये सिस्टम है क्या। 4-5 स्टेटमेंट आपको दी गई होगी और फिर एक आधा कोई सही ऑप्शन रहेगा। सेकंड, उसके बाद क्वेश्चन और किस तरह से बन सकता है कि किस स्टेट ने इसको अबॉलिश किया। किस स्टेट मतलब पॉलिटिक की लैंग्वेज में कंट्री को स्टेट भी बोलते हैं। तो किस कंट्री ने इसको अबॉलिश किया ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया ने इसको अबॉलिश किया। अब ये सिस्टम है क्या, सबसे पहले तो ये समझते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट अबाउट दिस रीजन, कि ये जो रीजन है इसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे मैप पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो सिस्टम है ना कफाला सिस्टम, इसमें क्या था, इसमें जब देखो क्या होता है, ये माइग्रेंट वर्कर के साथ लिंक कर रहा है। माइग्रेंट वर्कर इन द सेंस कि जैसे यहाँ से काम करने के लिए कोई सऊदी अरेबिया गया, अब ऐसे तो नहीं जाएगा, दो ऑप्शन है, या तो प्रॉपर वीजा लगाए और वो अपने एंड पर जा रहा है। सेकंड, उसके बाद क्या है कि सऊदी अरेबिया में मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उनकी कंपनी है, उनको वर्कर चाहिए और वो इंडिया से वर्कर्स को हायर कर रहे हैं। तो जो ये हायरिंग सिस्टम था इसको जो है वो कफाला सिस्टम जो है वो कहा जाता है। अब ये सिस्टम में क्या हुआ, क्या जब तक तो देखो माइग्रेंट वर्कर्स को वहां मतलब वर्कर्स को वहां पर काम करने के लिए बुलाया जा रहा, ये सही है, ये गलत नहीं है। बट लेकिन होता क्या था कि जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने भारतीय वर्कर्स को वहां पर बुलाया, तो उससे क्या हुआ कि जो कंपनी थी या जो भी ऑनर था उसने क्या किया, इंडियंस जो थे उनके डॉक्यूमेंट्स, उनका पासपोर्ट अपने पास रख दिया। जैसे 3 साल के लिए बुलाया तो 3 साल के लिए फिर उनका वो बंधुआ मजदूर हो गया। तो कहीं ना कहीं फिर ये क्या कर रहा था, मॉडर्न स्लेवरी को प्रमोट कर रहा था। तो इसलिए सऊदी अरेबिया ने इसको क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। तो इससे लगभग अगर हम बात करें 13 मिलियन फॉरेन वर्कर्स को बेनिफिट हुआ। इसमें 2.6 मिलियन जो है वो इंडियंस हैं। तो दैट मीन्स कि अगर ये सिस्टम अबॉलिश होता है तो जो मॉडर्न जो स्लेवरी है वो जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुई। अब स्लेवरी की बात करें अगर हम, तो याद रखना कि भारत में जो स्लेवरी अबॉलिशमेंट है वो 1843 में हुई थी, और इसके लिए जो चार्टर एक्ट फॉलो किया जाता है वो किया जाता है 1833 का। यानी कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था जो ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी, उसमें एक प्रोविज़न था कि अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी, और स्लेवरी अबॉलिशमेंट 1843 में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट ईयर है, ध्यान में रखना। देन उसके बाद मैप पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सऊदी अरेबिया ये जो रीजन है इसको वेस्ट एशिया बोलते हैं। सारे के सारे रीजन को याद रखना, वेस्ट एशिया ये वाला रीजन पूरा इस तरह से। और जो ये वाला जो जोन है यहाँ पर याद रखना, दिस इज पर्शियन गल्फ। इसके ऊपर वाली साइड ये हो गया ईरान, ये वाला रीजन क्या होगा, ईरान।
और ये पर्शियन गल्फ। यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री आती है कतर, जो न्यूज़ में थी। इधर वाली साइड पर जो कंट्री आती है दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके साथ में यहाँ पर कंट्री आ रही है दैट इज़ ओमान, और नीचे आ गई यमन। ये मैंने आप लोगों से पूछा भी था। यहाँ वाली साइड पर अगर हम बात करें अरेबियन सी, फिर यहाँ से इधर वाली साइड पर आता है भारत। यमन के नीचे यहाँ पर याद रखना दिस इज गल्फ ऑफ एडन। देन उसके बाद ये हो गया रेड सी इधर वाली साइड पे, यानी कि सऊदी अरेबिया के वेस्ट में। और ये वाला रीजन याद रखना, ये वाला इजिप्ट, और इजिप्ट के ऊपर ये हो गया इजराइल, ये हो गया मिडल ईस्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सऊदी अरेबिया किस किस का बॉर्डर शेयर करता है। तो यमन, ओमान, सऊदी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, और जॉर्डन, इसराइल के साथ थोड़ा सा, और इजिप्ट के साथ जो है वो सी बॉर्डर। तो ये पूरा याद करना इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसका रेड सी के बारे में भी यहाँ पर साथ में याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और इधर वाले साइड हो गया गल्फ ऑफ एडन। ये गल्फ ऑफ ओमान वाला रीजन आ जाता है यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये हो गया पर्शियन गल्फ। तो ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा। सेकंड उसके बाद जो टॉपिक है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान ने भी वही स्ट्रेटजी फॉलो करी जो भारत ने फॉलो करी थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। जब हमने देखा कि पहलगाम इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद जो भारत ने क्या किया, जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको कैंसिल कर दिया कि अभी हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वैसा ही कुछ अफगानिस्तान ने भी किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लान किया कि वो क्या करेंगे, डैम बनाएंगे। प्लान टू कंस्ट्रक्ट अ डैम ऑन कौन सी रिवर, कूनर रिवर। एक तो ये रिवर पूछी जा सकती है कहाँ पर है और किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो याद रखना कूनर रिवर जब अफगानिस्तान में है। यहाँ पर अगर हम बात करें इस रीजन में, देखो ये है कूनर रिवर। ये कूनर रिवर काबुल रिवर को ज्वाइन करती है और फिर काबुल ज्वाइन करती है इंडस को। तो कूनर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ काबुल, और काबुल फिर ज्वाइन कर रही है इंडस को। अब मुझे बताओ कि जो ये कूनर या फिर जो काबुल रिवर है, ये इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? राइट बैंक। राइट, सॉरी, राइट बैंक। और राइट बैंक लेफ्ट बैंक को कैसे देखते हैं? तो मान लीजिए ये इंडस का जो है वो माउथ है, यहाँ पर जो है वो इंडस का ओरिजिन रहता है। तो जो यहाँ पर खड़े हो जाओ, फिर जो राइट साइड वाली है वो राइट बैंक और जो लेफ्ट साइड वाली है वो लेफ्ट बैंक। ये सभी रिवर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं करंट अफेयर की क्लास में। तो कूनर रिवर पर अफगानिस्तान ने क्या कहा कि वो डैम बनाएंगे, इसलिए न्यूज़ में है। और इससे क्या होगा कि जो कूनर रिवर का पानी है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा। तो पानी रोकने की बात की जा रही है यहाँ पर, इसलिए न्यूज़ में है। ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बता दिया। और इस रिवर का ओरिजिन याद रखना हिंदू कुश वाले रीजन से होता है। और उसके बाद ये जो है वो, अगर हम बात करें, अफगानिस्तान से फ्लो करके जो है वो काबुल के साथ मर्ज करती है। बस इतना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज ओशियन स्काई। ये जो एक्सरसाइज है ये स्पेन में हुआ, इसका 2025 का एडिशन, पहला पॉइंट स्पेन में। सेकंड उसके बाद याद रखना कि ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है, यानी कि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर मल्टीनेशनल की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। मेन एम यहाँ पर क्या है कि जो एयर कम्बैटिंग जो स्किल्स है ना, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि हमारे एयरफोर्स जो है वो वॉर में इन्वॉल्व होगी, लड़ाई लड़ेंगे, उन सबको शार्प करने की बात यहाँ पर की। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नॉन नेटो कंट्री ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो दैट मीन्स कि इंडिया इंडिया नेटो का पार्ट तो नहीं है। कब बना है नेटो? कौन से ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुआ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? कब एस्टेब्लिश्ड हुआ सर है नेटो? 1949। 1949 सर। 1949। ये प्रीलिम फैक्ट है, याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी। पक्का? नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुझे बताओ कि इसमें मेंबर्स कितने हैं?
इस नेटो में 32 मेंबर्स है। 31st मेंबर और 32nd मेंबर कौन बना है? ये वो 2 साल वाला करंट है, जो जैसे कि मैंने आपको, जैसे कि कल हमने देखा था ना सिलेबस में कि कितने वो होंगे उसमें, मतलब कितने मेंबर्स, तो 2024 में मेंबर बने हैं। तो ये याद रखना 31st मेंबर और 32 मेंबर कौन है? बताओ बताओ जल्दी जल्दी, स्वीडन और फिनलैंड। कौन कब कब बना है? सर नेहा मैम आप स्वीडन पिछले साल बना है, स्वीडन तो सर। स्वीडन पिछले साल बना है, यानी कि 32nd मेंबर है, दैट इज स्वीडन। और 31st मेंबर की अगर हम बात करें तो दैट इज फिनलैंड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन कर लेना अलग से कि नेटो की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1949 में हुई। इनका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। 31st मेंबर जो है वो फिनलैंड है। 32 मेंबर अगर हम बात करें तो वो है स्वीडन 32nd, और टोटल मेंबर्स 32 है। नेटो का मतलब क्या हो गया? कॉमन डिफेंस। कॉमन डिफेंस मतलब कि अगर एक भी कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो मतलब सबके ऊपर अटैक, तो ये मतलब हुआ नेटो का। क्लियर? समझ आया? और ये प्रीलिम फैक्टर सारे के सारे क्लियर हुआ ये यस सर। सभी को? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, लेटेस्ट मेंबर्स याद रखने काफ़ी रहेंगे, बस उतने अगर हम याद कर लेते हैं तो चल पड़ेगा। स्पेन और पुर्तगाल के बारे में याद है थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों को? स्पेन से एक पर्सन निकला था, उसका नाम था कोलंबस। कोलंबस ने किसकी खोज करी थी? अमेरिका। अमेरिका। अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, तो मैप भी देख लेते हैं साथ में। तो इस तरह से ये हो गया मेडिटेरियन सी, और इधर वाली साइड पर है अटलांटिक ओशन, और इन दोनों को जो स्टेट यहाँ पर ज्वाइन करती है दैट इज स्टेट ऑफ गिब्राल्टर। इसके नॉर्थ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये यूरोप का पार्ट है। एक साइड यहाँ पर हो गया, थोड़ा सा याद रखना, स्पेन के वेस्ट में यहाँ पर पुर्तगाल है, फिर स्पेन, और स्पेन बॉर्डर शेयर कर रहा है फ्रांस के साथ। तो स्पेन 2 कंट्रीज का बॉर्डर शेयर करता है, एक साइड पर पुर्तगाल, एक साइड पर फ्रांस। इसको कैसे याद करना है? इसको पीएफ से याद करना। स्पेन के साथ लिंक करके, और इसके जो थोड़ा सा ईस्ट और साउथ में आता है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के हमने फीचर्स पढ़े थे कि एक तो यहाँ पर विंटर में बारिश होती है, जब हमने क्लाइमेट को डिस्कस किया था, और यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती है जो कि भारत में स्नोफॉल करती है, स्नोफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन द हिमालयास। ये टॉपिक क्लियर हुआ? तो नेटो न्यूज़ में क्यों था, ये क्या कहते हैं अपना, स्पेन न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ पर एक्सरसाइज ओशन स्काई हो रही है 2025 की, और ये एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। भारत भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई नॉन नेटो कंट्री यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। और नेटो के एस्टेब्लिशमेंट हमने बात कर ली, हमने डिस्कस कर लिया कि 31st और 32nd मेंबर कौन था, बस इतना काफ़ी है। नेटो का मतलब हो गया कॉमन डिफेंस, अगर एक पर्सन पे अटैक कर दिया दैट मीन्स सबके ऊपर अटैक। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट। इंडिया जो है वो अभी रिसेंटली री इलेक्ट हुआ है एज वाइस चेयर ऑफ ब्यूरो फॉर द एशिया पैसिफिक एट द 10th सेशन ऑफ द COP टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो इसका चेयरपर्सन याद रखना वो अजरबैजान है। इंडिया जो वाइस चेयरमैन बना है। डोपिंग इन द सेंस कि यहाँ पर टारगेट किया है कि जो स्पोर्ट्स में डोपिंग से रिलेटेड जो केसेस होते हैं ना, उनको प्रिवेंट करने के लिए यूनेस्को ने 2005 में ये कन्वेंशन जो है वो बनाया था।
चेयरमैन अजरबैजान है, इंडिया वाइस चेयरमैन है। बस इतने पॉइंट इससे रिलेटेड याद रखना। और मेन इनका टारगेट यही रहता है कि जो एंटी डोपिंग लेजिस्लेचर, एक तो ये वो बनाते हैं, और दूसरा एक तरह से ये इंश्योर करते हैं कि जो डोपिंग है उसको एलिमिनेट किया जाए। इसमें 192 मेंबर्स है और इंडिया इसका सिग्नेटरी है, तभी इंडिया इसका वाइस चेयरमैन बना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। या ये क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि ये कब एस्टेब्लिश्ड हुई है, क्योंकि पिछले 4-5 साल से ना डोपिंग को लेकर काफ़ी जो है वो न्यूज़ में कुछ ना कुछ जो है टॉपिक चल ही रहे हैं। तो दैट मीन्स कि डोपिंग का ईयर याद रखना 2005, ये कन्वेंशन 2005 का है, यूनेस्को ने बनाया है और इंडिया इसका वाइस चेयरमैन बना है। अभी चेयरमैन अगर हम बात करें इसका तो वो है अजरबैजान। फिर उसके बाद है 24 अक्टूबर, यूनाइटेड नेशन डेज, मतलब इस दिन यूनाइटेड नेशन बना था 1945 में। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ था और अभी 80वीं एनिवर्सरी भी थी इसकी, तो इसलिए भी न्यूज़ में था काफ़ी। तो एक पॉइंट याद रखना कि 26 जून 1945 में जो है वो एक चार्टर, जिसको कहते हैं यूएन चार्टर, ये साइन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। इसने काम करना कब से शुरू किया है, 24 अक्टूबर 1945। तभी से हम जो है वो कहते हैं कि ये क्या है, यूनाइटेड नेशन डे है। और ये रेटिफिकेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर है उन्होंने दी थी। अब मैं आपको इसको लिंक करता हूँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस के एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। इसको साथ में नोट डाउन कर लेना, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। 10 जो है वो इसमें नॉन परमानेंट होते हैं, जो कि 2-2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। इनको डिवाइड कर रखा है कि एशिया से एक होगा, अफ्रीका से एक होगा, इस तरह से। तो ये 10 मेंबर्स 2-2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और 5 जो मेंबर होते हैं ना इन 10 के बाद, वो होते हैं परमानेंट। P5 इनको बोलते हैं परमानेंट, यानी कि हमेशा रहेंगे। इसमें जो कंट्रीज आती है, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, और एक और कंट्री कौन आती है इसमें, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया। रशिया। ये पांच परमानेंट है, बाकी नॉन परमानेंट। अब इंडिया यहाँ पर पता है क्या कहता है, इंडिया कहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म करो। ये परमानेंट 5 उस टाइम थे, आज हम लोग भी प्रबल दावेदार हैं, तो यानी कि रिफॉर्म करो और हमें भी परमानेंट सीट चाहिए। तो इंडिया भी कहता है। इंडिया के साथ 3 और कंट्रीज़ हैं, इंडिया के साथ 3 और कंट्रीज़ हैं। जर्मनी, इसको नोट डाउन कर लेना साथ साथ में, जर्मनी पहली, सेकंड जापान और थर्ड है ब्राज़ील। अब ये जो इंडिया को मिला के ये जो चारों कंट्रीज़ हुई ना, इनको कहते हैं G4। और सिर्फ ये एक ही बात बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म करो और हमें भी परमानेंट सीट चाहिए। और एक फैक्ट बताता हूँ इनसे रिलेटेड कि ये सभी कंट्रीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे इंडिया सपोर्ट करता है जर्मनी के लिए कि उसको सीट दो, जर्मनी सपोर्ट करता है इंडिया को कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें रिफॉर्म किए जाए। ये टॉपिक क्लियर। यूएन के एस्टेब्लिशमेंट याद रखना 1945। अर्पणा मैम मुझे बताओ कि वर्ल्ड बैंक कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है? 1943 44 44 1944 में वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश्ड हुआ है। अलॉन्ग विद किसके साथ एस्टेब्लिश्ड हुआ है? IMF। IMF। और ये वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC। देन उसके बाद नेक्स्ट है, केरला ज्वाइन करेगा PM श्री स्कीम को आफ्टर अ मंथ ऑफ डिबेट। ये डिबेट को छोड़ देते हैं, तो PM श्री स्कीम कोई स्कीम है जिसको केरला ने अभी ज्वाइन किया। केरला न्यूज़ में था, केरला पहली डिजिटली लिटरेट स्टेट बना है। इंपॉर्टेंट है, डिजिटली लिटरेट स्टेट फॉर इंडिया की पहली, दैट इज केरला। तो इन्होंने PM श्री स्कीम को ज्वाइन किया।
पीएम श्री स्कीम है क्या? प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया ये स्कीम है, और इस स्कीम को अभी केरला ने ज्वाइन कर लिया। पहले उसको ये लग रहा था कि ये स्कीम जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन है, बट लेकिन फिर बाद में समझ आ गया कि दोनों का काम अलग अलग है। तो ये जो पीएम श्री स्कीम है ना, इसमें सेंटर क्या प्लान कर रही है? सेंटर ये कह रही है कि पर ब्लॉक, हर एक ब्लॉक से 2 स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें हर स्कूल को 1 करोड़ रुपए जो है वो एनुअली दिया जाएगा, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जा सके और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो ये स्कीम जो है वो ब्लॉक लेवल पर काम कर रही है, और ब्लॉक लेवल पर हर ब्लॉक से 2 स्कूल जो है वो सिलेक्ट होंगे, और उन 2 स्कूलों को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा 5 साल के लिए। याद रखना, टाइम पीरियड भी कभी कभी पूछा जा सकता है। 5 साल के लिए दिया जाएगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाए और क्वालिटी बेहतर हो। तो कल को जब आप टीचर बनोगे तो एक बार ज़रूर पूछना कि क्या अगर आप लोगों का स्कूल इस स्कीम का पार्ट है, तो ये आपको तब ध्यान आएगा। फिर देखना पैसा लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर अपने प्रिंसिपल को कह सकते हैं कि सर पीएम श्री हमारे पास एक ऑप्शन है, वहाँ पे चलते हैं, उस स्कीम को लेकर आते हैं और उस स्कीम के थ्रू जो है वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाते हैं। फिर उसके बाद है साइक्लोन मोंथा, बहुत न्यूज़ में चल रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा, और अभी तो ये हिट भी कर गया है आंध्र प्रदेश को। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, इसमें जो है वो काफ़ी रेनफॉल, काफ़ी बारिश देखी गई। और तकरीबन आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो मोंथा जो नेम है ये थाईलैंड ने दिया है। साइक्लोन्स के नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने जो है वो नेम दिया साइक्लोन को। तो याद रखना, साइक्लोन मोंथा बे ऑफ बंगाल में ही आया था। एक ये पॉइंट हो गया कि कहाँ पर हिट हुआ, बे ऑफ बंगाल, और इसका जो नेम है वो किसने दिया, थाईलैंड ने। बस इतना सा याद रखना। देन उसके बाद है नेक्स्ट, इंडिया रेजेस टू 9th रैंक ग्लोबली इन फॉरेस्ट एरिया। इंपॉर्टेंट है। ये आपकी FAO की रिपोर्ट है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट। इन्होंने कहा कि भारत का रैंक जो है वो 9th है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। तो ये रैंक इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। पहले जो है वो 10th रैंक था, अभी 9th रैंक हो गया, यानी कि इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखी गई। और जो नेट फॉरेस्ट गेन है उसमें भारत का रैंक जो है वो 3rd है, यानी कि भारत में फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हो रहा है। इसका एक कारण क्या है? इसका एक कारण है कि हमारे यहाँ पर अब एग्रीकल्चर कम हो गया, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन कम हो गया है, लोग टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे हैं, तो इसलिए जो फॉरेस्ट एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये एक फैक्ट जो आपको याद रखना है। और ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO, याद रखना, ये 16 अक्टूबर 1945 को एस्टेब्लिश्ड हुई है। तो ये आपको साथ के साथ याद रहना चाहिए, 1945, 16 अक्टूबर 1945। देन उसके बाद है तिमूर लेस्ट, इन्होंने ज्वाइन किया है आसियान ग्रुप को, और अभी जो है वो 11th मेंबर ये इसका बन गया है। 47th समिट हुआ था कुला लंपुर में। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि जो आसियान ग्रुप है उसका लेटेस्ट मेंबर कौन बना। तो 11th मेंबर, ये पहले 10 कंट्रीज़ का ग्रुप था, अभी ये 11 हो गए हैं। तो अभी 11th जो है वो तिमूर बना है, पहला पॉइंट। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि 47th समिट कहाँ पर हुआ है, तो याद रखना कुला लंपुर। और ये समिट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी बातचीत होनी थी यहाँ पर US के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो चाइना है और जो US के जो प्रेसिडेंट है, चाइना USA के बीच में बातचीत हुई। तो फिर जो US के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या किया, जो टैरिफ लगाया था US ने चाइना के ऊपर, उसको कम कर दिया। तो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ये। और 1999 में एक्सपेंशन हुआ था एक बारी, उसके बाद अब एक्सपेंशन हुआ, एक कंट्री को ऐड किया। तो आसियान के बारे में याद रखना, एस्टेब्लिशमेंट 1967 में हुई थी, बहुत बार हम इसको क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक में एस्टेब्लिश्ड हुई था, तो मतलब बैंकॉक डिक्लेरेशन। फाउंडिंग मेंबर्स 5 है, कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। अब देखो
यहाँ तक तो हमें पता है कि सिंपल क्वेश्चन बन गया, बट लेकिन अब क्वेश्चन अगर टफ बनाना है तो वो ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंडिंग मेंबर। तो यानी कि ये जो 5 कंट्रीज है यहाँ पर, इनके नाम आपको याद होने चाहिए कि ये जो है वो फाउंडिंग मेंबर है। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये क्या है, फाउंडिंग मेंबर्स। एक बार देखो इसको, एक बार आप अपने आप से भी रिपीट करो, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये जो है वो परमानेंट, मतलब ये जो है वो 5 जो है वो इसके फाउंडिंग मेंबर्स है। इसके बाद एक्सपेंशन हुआ है। मेन टारगेट इनका यही है कि मिलकर काम करना ताकि रीजन को डेवलप किया जाए। ये जो ईस्ट तिमोर है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो कैपिटल है दैट इज दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा नॉर्थ में है ये, इस तरह से इस रीजन में इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा। और ये जो ग्रुप है ये आसियान नेशंस है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या थाईलैंड बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, यस और नो? नो। सभी लोग आंसर करो जल्दी जल्दी, यस और नो। नहीं करता है, अर्पणा मैम बोल रहे हैं नहीं करता है, ज्योति मैम ने कहा नहीं करता है, और तो ये बॉर्डर नहीं शेयर करता है, ध्यान रखना। फिलीपींस के साथ हमारी दोस्ती है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, ये हो गया साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में चाइना की इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है और फिलीपींस इससे परेशान हो रहा है, तो फिलीपींस को फिर हमने यहाँ पर अपना दोस्त बनाया ताकि चाइना को जो है वो टैकल किया जा सके। फिर उसके बाद आसियान के बारे में, इसका हेडक्वार्टर याद रखना जकार्ता में है, इंडोनेशिया। 11 कंट्रीज़ यहाँ पर मेंबर हो गई, एक नई बन गई है। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, प्लस साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अभी तक तो हम क्लास में सिर्फ एक ईयर डिस्कस कर रहे थे 1967। अब याद रखना कि आसियान को हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एक एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है रीजनल पीस, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ। अब अगर आप लोग मेंस के लिए जो है वो आपको आसियान पर नोट मेंस में लिखने के लिए आता है आसियान पर, तो वहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव ऐसे अलग से लिखना। जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखी कि आसियान जो है वो एक ग्रुप है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का, विद जिनका ऑब्जेक्टिव अलग से लिखा, फिर ये सेम इतना सा अगर आप लिख दोगे ना तो आपको इसका आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्लियर हाईलाइट होगा। तो ये कॉपरेट कर रहे हैं आपस में, कल्चरल डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं ताकि साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट जो रीजन है उसको इकोनॉमिकली डेवलप्ड बनाया जाए। प्लस साथ में ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है ये आपस में इसलिए मिली है, इन्होंने ग्रुप इसलिए बनाया ताकि एक पॉलिटिकल वॉइस और जो ग्लोबल स्टेज, ग्लोबल लेवल पर जो है वो रिप्रेजेंट कर सके। फाउंडिंग मेंबर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, और बैंकॉक डिक्लेरेशन याद रखना, उससे ये बना है 1967 में। इसके 30 साल बाद 1997 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उसका क्या नाम है? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक। मोटो याद रखना, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये विजन है। और आसियान का जो सेक्रेटरीट है वो सेक्रेटरी जनरल उसको हेड करता है, 5 साल की उसकी टर्म रहती है। इंडिया ने भी अभी पार्टिसिपेट किया था ईस्ट एशिया समिट में, जो कि आसियान लेड है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मनीषा गुप्ता अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू आयरलैंड। तो इससे क्या हो रहा है कि आयरलैंड के साथ हमारे जो बायलेटरल टाइज है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो डायरेक्ट आयरलैंड पे चलते हैं। आयरलैंड के साथ हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो 1947 में एस्टेब्लिश्ड हुए थे। उसके बाद हमने वहाँ पर अपनी जो एम्बेसी है वो डबलिन में बनाई थी 1951 में। तो 1947 में हम आज़ाद होने के बाद हमने क्या किया था, आयरलैंड के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिए फॉर्मल, यानी कि आयरलैंड ने हमें रिकॉग्नाइज कर दिया था कि इंडिपेंडेंट कंट्री है। उसके बाद 1951 में हमने अपनी एम्बेसी भी बना दी। आयरलैंड कुछ इस तरह से डिवाइडेड है, जो नॉर्दर्न आइलैंड है ये यूके के पास में आता है, और जो साउदर्न है वो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, और ये पूरे जो आइलैंड है इसको आयरलैंड कहा जाता है। अब यहाँ पर एक और न्यूज़ है इससे रिलेटेड। कैथरीन
कनॉली, ये जो है वो आयरलैंड की 10th प्रेसिडेंट बनी और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 63% वोट इनके पास आए हैं। तो एक तो इनके नई अभी 10th प्रेसिडेंट बनी इसलिए भी ये न्यूज़ में था, और दूसरा अगर हम बात करें तो जो एम्बेसडर है दैट इज मनीष गुप्ता, अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए। फिर उसके बाद आपको जो हमने डिस्कस किया है मैप की क्लास में उसको भी साथ में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड की, तो इसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ये हमने पढ़ा था, पूरा प्रॉपर डिस्कस किया था, ठीक है। फिर हम जब कहते हैं कि यहाँ पर नॉर्दर्न आइलैंड को हम इंक्लूड कर रहे हैं, किसमें, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स में, तो वो बनता है यूके। फिर जब आयरलैंड को पूरा इंक्लूड कर देते हैं सबको इसमें, तो होता है ब्रिटिश आइलिश। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा, कई बार डिफरेंस की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसके बाद रिसेंटली अपॉइंटेड की अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री ताइकीची, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल भी हैं, इनका नाम है सुशीला कर्की, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ गोयना इरफान अली, ये भी रिसेंटली अपॉइंटेड हुए। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर पहले जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो उसके बाद बने सेबेस्टीन, ये नाम याद रखना। डिप्टी पीएम ऑफ यूके डेविड लैमी, इन्होंने एंजेला रायनर को रिप्लेस किया, तो इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। फिर उसके बाद है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा को जो है वो टॉर्च बैरियर सिलेक्ट किया गया है फॉर मलिनाओ कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक। तो पहले तो याद रखना कि 2026 के जो विंटर ओलंपिक है वो इटली में हो रहे हैं, तो ये पॉइंट। सेकंड उसके बाद दूसरा होगा कि अभिनव बिंद्रा यहाँ पर टॉर्च बैरियर है, और इन्होंने गोल्ड लेकर आए थे 2008 में बीजिंग ओलंपिक। बीजिंग ओलंपिक 2008 में गोल्ड आया था, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं अभिनव बिंद्रा को लेकर कि टॉर्च बैरियर कौन है। सेकंड उसके बाद पूछा जा सकता है कि 2026 के विंटर ओलंपिक जो है वो इटली में हो रहे हैं। थर्ड उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि अभिनव बिंद्रा गोल्ड कब लेकर आए थे, 2008 में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। एक और यहाँ पर पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स अभी न्यूज़ में चल रही थी, याद रखना 2030 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगी उसको भारत होस्ट करेगा, और मुझे बताओ इंडिया में कौन सी सिटी में होस्ट होंगी। स्टेट बताओ पहले कि स्टेट कौन सी होगी। ऑप्शन देता हूं, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात। और गुजरात में कहाँ पर, अहमदाबाद। फिर उसके बाद नेक्स्ट है नीलगिरी के साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर अशोक कुमार वीरामुथु आनंद, वीरामुथु। इनको ना थर्ड टाइम जो है वो वर्ल्ड के जो टॉप साइंटिस्ट है ना उसमें इंक्लूड किया गया है, तीसरी बार। 2023, 24 और 25 लगातार 3 बार ऐड हो गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन है NBA यानी कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इन्होंने जो है वो ₹1.36 करोड़ जो है वो लोकल कम्युनिटीज़ के लिए जो है वो इशू किया है, रिलीज़ किया है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में, ताकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और जो बेनिफिट रहते हैं उसको शेयर किया जा सके। तो मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की तरफ बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 14th इंडिया भूटान बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मीटिंग, ये थिम्पू में हुई। तो हमारे यहाँ से जो डेलीगेशन है वो डॉक्टर राजेंद्र कुमार लेकर गए थे, जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो होम अफेयर के अंडर आता है, और ये यहाँ पर गए थे बातचीत करने के लिए, और फिर इन्होंने प्रॉपर जो है वो इस मीटिंग में डिस्कशन किया बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के ऊपर। तो भूटान याद रखना, भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जो कि नॉर्थ में अगर हम बात करें तो चाइना आता है, और साउथ और ईस्ट में अगर हम बात करें तो वो है इंडिया।
यहाँ पर अगर हम बात करें तो आता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर हो गया असम, ये वाले रीजन पर यहाँ पर अगर वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर हो गया सिक्किम। नेपाल के साथ जो हमारे बॉर्डर या जो नेपाल के साथ जो हमारे रिलेशंस है बायलेटरल, वो पीसफुल है। और नेपाल, भूटान खुद एक जो है वो पीसफुल कंट्री है। भूटान खुद एक पीसफुल कंट्री है, एक पॉइंट। और दूसरा आपको जो याद रखना है वो ये कि भूटान और नेपाल, ये दोनों जो है वो बिम्स्टेक का मेंबर बने हैं 2004 में। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। बिम्स्टेक की एस्टेब्लिशमेंट हमने अभी डिस्कस करी थी 1997, बट लेकिन याद रखना कि उस टाइम पर भूटान और नेपाल उसके मेंबर नहीं थे, ये 2004 में बने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इंडिया री इलेक्टेड एज वाइस चेयरमैन ऑफ COP10 ब्यूरो रीअफ्रेम्स कमिटमेंट टू क्लीन स्पोर्ट्स। तो ये वही है कि डोपिंग के अगेंस्ट है। और याद रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है, इस कन्वेंशन से रिलेटेड जो भी फैक्टर रहते हैं वो पेरिस में है। तरुण कुमार पिथोड़े, इनको अपॉइंट किया गया है एज फुल टाइम मेंबर टू द सेक्रेटरी ऑफ CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2009 बैच मध्य प्रदेश काडर इनका है, IAS ऑफिसर ही है। इनको अभी फुल टाइम मेंबर जो है वो यहाँ पर जो है वो अपॉइंट किया गया है। स्पेशली NCR रीजन में एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था उसका। 24 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में अगर हम बात करें तो ये डिसआर्मेंट वीक है। और इसी वीक में अगर हम बात करें तो बहुत सारी लड़ाइयाँ भी चल रही है। इसराइल ने क्या किया, इसराइल और जो ये गाज़ा पैलेस्टीन है, इनके बीच में पहले सीज फायर लग गई, फिर उसके बाद कुछ एक थोड़ी वॉल्यूशन होती रहती है। तो इसराइल के लिए क्या है कि अगर किसी ने थोड़ी सी वॉल्यूशन कर दी तो दैट मीन्स कि वो पूरा अटैक कर देगा। पूरा अटैक करने के बाद उसने कह दिया कि अब सीज फायर है। तो 24 से लेकर 30 के बीच में क्या होता है, डिसआर्मेंट वीक होता है। यहाँ पर टारगेट किया जाता है कि जो वेपन्स है उनको जो है वो रिड्यूस किया जाएगा। मतलब पीस को प्रमोट करना है। जितने भी वेपन्स है, चाहे वो न्यूक्लियर है, नॉन न्यूक्लियर है, उनको रोकना है, ताकि पीसफुली जो है वो नॉन वायलेंस का पाथ जो है वो सभी फॉलो करें। चाहे वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो मोनार्की है, पीसफुल चलनी चाहिए, लोगों का वेलफेयर होना चाहिए, ऐसा सब जो है वो यहाँ पर टारगेट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 24 से लेकर 31 अक्टूबर तक अगर हम बात करें तो ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक ये होता है। और थीम की अगर हम बात करें तो माइंड ओवर AI MIL इन डिजिटल स्पेसिस। तो ये थीम रहेगी इसकी, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी की थीम। 24 अक्टूबर को याद रखना वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे होता है। एक फैक्ट सिंपल। फिर उसके बाद जो न्यूज़ है ना वो थोड़ी सी लिंक करती है एक तरह से, अगर हम बात करें कि भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाना है मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसमें नीति आयोग ने क्या कहा, नीति आयोग ने एक रोड मैप बनाया ताकि भारत को जो है ग्लोबल लीडर बना सके एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में बाय 2035। तो सबसे पहले तो ना ये जो 2035 का जो साल है ना, ये याद रखना जरूरी है कि जो नीति आयोग है उन्होंने कुछ टारगेट रख दिया। अब ये टारगेट में हमने क्या रखा है, नीति आयोग ने क्या कहा, नीति आयोग ने ये कहा कि जो विकसित भारत की थीम है ना उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और वो भी कैसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एग्जाम में पूछी भी गई है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया थीम। नीति आयोग की एस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुई, कब बना था नीति आयोग? सर 2015। इससे पहले क्या था? इससे पहले प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन। तो मुझे बताओ कि ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है या नहीं? नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? हाँ जी। कौन सा कानून बना है नीति आयोग के लिए? कहीं पढ़ा नीति आयोग एक्ट? सर पॉलिटी में पढ़ा। नहीं, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू बनी है, कोई कानून नहीं है, कोई कानून की बैकअप नहीं है। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? सर PM। प्राइम मिनिस्टर।
एक बार ना एग्जाम में क्वेश्चन बन रखा है, प्लानिंग कमीशन कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? क्या बन रखा है सर क्वेश्चन? कि प्लानिंग कमीशन कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1950, हाँ जी 1950। 1950 में, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये जो प्लानिंग कमीशन है, जो ये 5 ईयर जो प्लान है, ये हम कहाँ से लेकर आए थे, कौन सी कंट्री से लिया था हमने? यूएसएसआर। यूएसएसआर। यूएसएसआर से जो है वो हम इसको लेकर आए हैं। क्लियर, ठीक है, ये भी सही है। फिर उसके बाद है उत्तराखंड ने अभी इम्पोज किया है ग्रीन टैक्स ऑन आउट ऑफ स्टेट व्हीकल्स फ्रॉम 1 दिसंबर। मतलब 1 दिसंबर के बाद अगर कोई भी हिमाचली अपना व्हीकल लेकर उत्तराखंड में एंटर करता है तो उसको ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, हिमालयन जो इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम जो पोल्यूशन है उसको कम कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है वो प्रमोट कर रहे हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो इससे अब क्या क्लियर हो रहा है? इससे क्लियर हो रहा है कि भाई उत्तराखंड के बॉर्डर तक अपना व्हीकल लेकर जाओ, वहाँ पर स्टॉप कर दो, फिर उसके बाद वहाँ पर जो उनके व्हीकल है उसमें चले जाओ। एक ऑप्शन ये हो सकता है। अगर अपना व्हीकल लेकर जाना है तो आपको ग्रीन टैक्स पे करना पड़ेगा। चंबा में भी ऐसा होता है, बिल्कुल सही, ग्रीन टैक्स। और स्पेशली ट्राइबल रीजन में इस तरह के कुछ एक कानून होते हैं। ये इसलिए नहीं होते कि ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, ये कई बार एनवायरनमेंट को लेकर भी जो है इनिशिएटिव लिए जाते हैं, क्योंकि ट्राइबल कल्चर जो है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ भी लिंक करता है, फॉरेस्ट के साथ भी लिंक करता है। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025, इसकी इनॉग्रेशन मुंबई में हुई और यहाँ पर हमने टारगेट रखा है मैरीटाइम विजन $1 ट्रिलियन का। और थीम की अगर हम बात करें तो यूनाइटिंग ओशियंस 1 मैरीटाइम विजन। तो थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मुंबई में हुआ और थीम। और इसमें एक पॉइंट और भी आता है साथ में कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ऑर्गेनाइज करता है। ये जो इवेंट है ये अमित शाह जी, जो कि हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है, उन्होंने इनॉग्रेट किया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है विजिलेंस अवेयरनेस वीक, 27 से लेकर 2 नवंबर तक, 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक ये चलेगा। और थीम की अगर हम बात करें तो विजिलेंस आर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उसके बाद है तफ्तन वोल्केनो, ये बहुत इंटरेस्टिंग वोल्केनो है, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर रीजन में है। और तकरीबन ये हम कहें कि 7 लाख ईयर, 7 लाख ईयर्स से, मतलब ये एक्सपेक्टेड था कि ये नहीं है, अभी नहीं एक्टिव हो सकता, बट लेकिन अभी इसने थोड़े बहुत साइन शो किए हैं कि ये वोल्केनो एक्टिव हो सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा काफ़ी, याद रखना। और ये पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो आपका ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। तो इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि पाकिस्तान आल्सो शेयरिंग बॉर्डर विद ईरान। फिर उसके बाद नेक्स्ट है भूटान होस्ट कर रहा है ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल इन थिम्पू, नवंबर 4 से लेकर 19 तक ये चलेगा। इसमें टारगेट क्या है? वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना, हार्मोनी को प्रमोट करना, ये टारगेट है, ताकि जितने भी ग्लोबल कन्फ्लिक्ट है उनको अवॉइड किया जा सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। देन उसके बाद जापान का एक बैंक है, ठीक है, एक कॉर्पोरेशन है उनके एक तरह से, जिनका नाम है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ये लॉन्च कर रहे हैं फर्स्ट ग्लोबल ऑफ शोरिंग हब इन चेन्नई। तो ये पूछा जा सकता है कहाँ पर ओपन कर रहे हैं, चेन्नई में ओपन कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सुरजीत कलकल, ये इन्होंने जो है वो गोल्ड लेकर आए हैं भारत के लिए, मेंस फ्री स्टाइल 65 kg एट अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने डिफीट किया उज्बेकिस्तान को 65 kg में, फ्री स्टाइल में जो है वो ये मेंस में क्या है, गोल्ड मेडल लेकर आए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 28 अक्टूबर, आपको याद रखना है इंटरनेशनल एनिमेशन डे होता है, एनिमेशन डे सॉरी, ये भी एक इंपॉर्टेंट ईयर हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है ना इलेक्ट्रिसिटी की, अगर हम बात करें तो वो 500 गीगावाट को क्रॉस कर गई। हमने टारगेट रखा था कि जो हमारे पंचअमृत गोल थे, हमने COP26 जो कि ग्लासगो में हुई थी, यहाँ पर हमने टारगेट किया था कि 2030 तक
हम क्या करेंगे, 500 गीगावाट जो एनर्जी है वो नॉन फॉसल फ्यूल से लेकर आएंगे, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज थे। तो हमने इसको अचीव कर लिया है, हमारी इसमें अचीवमेंट आ गई है। तो नॉन फॉसिल फ्यूल्स में हमारी 51% है, और फॉसिल फ्यूल्स में अगर हम बात करें तो 49%। इतना हम अभी तक अचीव कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट। और शेयर ऑफ रिन्यूएबल्स की अगर हम बात करें तो सोलर की हमारी 127 है, विंड एनर्जी की अगर हम बात करें तो 53 गीगावाट, और हाइड्रो की अगर हम बात करें तो 47 जो है वो गीगावाट। तो ये नहीं कि एक जो है वो ये हमारी क्या है, अचीवमेंट है। तो हम इसको मेंस में लिख सकते हैं कि जो हमने पंचामृत का टारगेट रखा था हम उसको अचीव कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर हमारे कौन कौन से मेजर इनिशिएटिव है, तो सबसे पहले तो देखो हम सोलर पीवी मॉड्यूल्स को प्रमोट कर रहे हैं। हम डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है ना उसको प्रमोट कर रहे हैं, जितने भी सोलर पैनल्स हैं उनको लेकर। हमने पीएम कुसुम स्कीम शुरू करी है, ताकि हम लोग क्या करें, एग्रीकल्चरल पंप को एक तो प्रमोट करें। साथ में हमने पीएम कुसुम स्कीम के थ्रू फार्मर को क्या बोला, हमने बोला फार्मर को कि आप क्या करो, सोलर पैनल लगाओ। फिर क्या होगा कि आपके पास खुद की जो है वो अपनी जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो उससे आप मोटर वगैरह इजीली चला सकते हो। फिर हमने उनको ये भी बोला कि अगर आपके पास सरप्लस है, मान लीजिए सोलर एनर्जी जो आप जनरेट कर रहे हो वो आपके पास सरप्लस है, तो आप उसको बेच भी सकते हो। तो ये ऑप्शन भी हमने उनको दिया। फिर एक और इनिशिएटिव आता है, दैट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसमें हमने ये टारगेट किया कि हम भारत को ग्लोबल हब बनाएंगे फॉर द प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, एमिशन कम से कम होगा, और ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। स्पेशली हमने यहाँ पर रखा है कि हम क्या कर रहे हैं, लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी पावर्स को जो है प्रमोट कर रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं, बना रहे हैं। फिर उसके बाद की इश्यूज अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भारत में क्या रहते हैं, तो सबसे पहले तो ग्रिड एंड स्टोरेज कंस्ट्रेन है, हमारे पास उतनी प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं है, हमारे पास फाइनेंशियल रिस्क भी बहुत है, प्रॉपर उतना पैसा नहीं है, प्रॉपर उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। आज भी अगर हम बात करें तो सोलर पैनल के लिए हम अदर कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड है। एक ये पॉइंट, फाइनेंशियल उतनी ज़्यादा नहीं है। दूसरा, सोलर पैनल वेस्ट हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है अभी, कि ठीक है सोलर पैनल तो लगा देंगे लेकिन उनकी भी एक एक्सपायरी है, एक्सपायर होने के बाद वो क्या होगा उनका, तो ये भी एक वेस्ट जो है वो हमारे पास अभी इशू बना हुआ है, जिसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या सुजेशन हो सकते हैं, तो पहला सुजेशन हो सकता है कि हमें स्टोरेज इन्वेस्टमेंट प्रमोट करनी चाहिए, हमें स्ट्रॉन्गर इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर चलना चाहिए, हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो प्रमोट करनी चाहिए, हमारे पास एक पॉलिसी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर इन्वेस्ट करता है तो उनको जो है वो हम क्या करें, सपोर्ट करें पॉलिसी के थ्रू। जर्मनी में हाइड्रोजन बेस्ड बसेस और ट्रेन्स है, थोड़े टाइम बाद इंडिया में भी आ जाएगा ये सिस्टम सारा। जिस तरह से हम हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जो इलेक्ट्रिक बसेस है ये भी एक एग्जांपल है, अगर हम बात करें तो एक तरह से क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने का, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको क्लीन करने का। और हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसेस इतनी एलिवेशन में शिमला तक में बहुत बेहतर काम कर रही है। तो ये भी एक ग्रीन स्टेट का जो विज़न है हमारा खुद का, जो हिमाचल प्रदेश का एक वो, और दूसरा नेशनल लेवल पर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो छोटे छोटे एग्जांपल्स है जो मेंस में काम आते हैं। फिर उसके बाद है तजाकिस्तान, अभी ये न्यूज़ में है, क्यों, क्योंकि इंडिया ने क्या किया है, विड्रॉ किया है। यहाँ पर एक एयरबेस था जिसका नाम था अयानी एयरबेस। अयानी एयरबेस से अपने जो है वो वहाँ पे जो हमारी जो एयरफोर्स थी उनको लेकर आ रहे हैं वापस में। तो एक्सपायरी हो गई है, जो बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया था हमने कभी तजाकिस्तान के साथ। और याद रखना तजाकिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है सेंट्रल एशिया में, और इस तरह से जो है वो ये पूरी कंट्री है। यहाँ पर इसके नॉर्थ में आप यहाँ देखना जो है वो किर्गिस्तान आता है, इधर वाली साइड पे यहाँ पर इस रीजन में याद रखना उज्बेकिस्तान हो गया, थोड़ा सा बॉर्डर यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान का आता है, नीचे वाली साइड पर अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट। दो तीन पॉइंट और भी है, ये ना जो तजाकिस्तान है याद रखना ये चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है इस रीजन में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एक बार, मतलब ऑलरेडी पूछा भी गया है कि कौन सी जो आसियान कंट्री है नहीं शेयर करते ऐसा करके। तो याद रखना उज्बेकिस्तान नहीं करता, तजाकिस्तान करता है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट, जो ये तजाकिस्तान है ये SCO का भी मेंबर है, SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और CSTO का भी मेंबर है। CSTO है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
इसको नोट डाउन कर लो। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1992 में यूएसएसआर या फिर अगर हम बात करें रशिया ने ये बनाई थी। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है? तो ये याद रखना 15 जून 2001 SCO। नेक्स्ट टाइम के लिए अब आपको ये याद रहना चाहिए। फिर उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली ये कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर जो है वो नॉट रिजिड एंड यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सिर्फ इतना सा ही इसको लेकर याद रखना है। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसमें मर्जर को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये रिजिड नहीं है और ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, कैबिनेट सेक्रेटरी ने रिसेंटली अभी इसको चेयर किया, और जो साइक्लोन हमने बे ऑफ बंगाल में देखा उससे रिलेटेड ये प्रॉपर पूरा जो है वो देख रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। जो ये नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है ना, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो हमारे हुई थी अमेंडमेंट 2025 में, उसके अंडर इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल रखा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि क्या नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं। तो याद रखना अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2025 का उसके अंडर इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे रखा है। इसका जो चेयरपर्सन है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका जो मेन काम क्या रहता है? इनका मेन काम रहता है ये प्रिपेयर करते हैं, मतलब पूरी इवैल्यूएशन करते हैं प्रिपेयरनेस की, किस तरह की तैयारी है किसी डिजास्टर को लेकर, किसी इमरजेंसी सिचुएशन को लेकर। देन उसके बाद फिर आगे क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स एफर्ट्स को, कि हम किस तरह से जो है वो डिजास्टर को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस तरह से हमारे एफर्ट्स हैं, उन सबको प्रॉपर पूरा मॉनिटर करते हैं और फिर कोऑर्डिनेशन भी उसमें करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की एक रिपोर्ट है, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। अभी तक इस रिपोर्ट को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन रखा है, ये पूछा गया है कि एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। तो ये आप देखना, जहां पर ये गैप की बात हो रही है ना, जनरली वो सभी यूएनईपी रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ही रिलीज करता है मैक्सिमम। तो अगर ऑप्शन में यूएनईपी है तो आप उसको कर सकते हैं। रेस्ट उसके बाद यहाँ पर जो कंटेंट मेंशन्ड है उसमें ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल गैप जो है वो देखा जा रहा है काफ़ी डेवलपिंग नेशंस के बीच में, वो काफ़ी ये चैलेंज फेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन में बहुत लैगिंग है, कोई भी जो प्लान हमने रखा है उसको प्रॉपर पूरा इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस। ठीक है, इनोवेटिव टूल्स और रिसाइलेंस प्लानिंग की ज़रूरत है, ताकि जो भी चैलेंजेस है उन सभी को एड्रेस किया जा सके, स्पेशली इन द डेवलपिंग नेशंस। तो यानी कि जो ये एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है ये डेवलपिंग नेशंस के साथ जो है वो डील कर रही है। नेशनल यूनिटी डे ये 31 अक्टूबर को होता है, यानी कि आज के दिन, और इसको राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहते हैं। 2014 में पहली बार मनाया गया था, और इस दिन अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम एज एन सिंबल मानते हैं यूनिटी का, स्पेशली यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसमें नेशनल इंटीग्रेशन पीस की बात होती है। तो एक भारत सशक्त भारत ये हमारा इनिशिएटिव भी है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में शुरू किया था। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ये कि एक भारत सशक्त भारत कब ईयर जो है वो लॉन्च किया था, 4-5 ऑप्शन होंगे, तो इस तरह से ध्यान रखना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 के वेदा गुजरात में जो है वो इसको इंस्टॉल किया था, और यहाँ पर याद रखना कि फिर सरदार सरोवर डैम भी आता है, उसके पास में है ये है। और स्टैचू की जो हाइट है, यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, इसकी हाइट जो है वो 182 मीटर है, तो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है ये। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का जो टाइटल है 1928 में एक बारदोली सत्याग्रह हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, वहां पर जो वुमेन है उन्होंने दिया था, वहां की जो वुमेन थी उन्होंने जो है वो सरदार का टाइटल दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्लियर। देन उसके बाद 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। इससे पहले थे BR गवई,
ठीक है, BR गवई के बाद अभी कौन बन गया है, जस्टिस सूर्यकांत। और जो ये अपॉइंटमेंट है आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 2 है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल यहाँ पर है। उसके बाद अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि CGI को अपॉइंट करते हैं। तो CGI की ओथ कौन करवाता है, सर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की ओथ CGI करवाता है। अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर याद रखना कि जो आउटगोइंग CGI है ना, वो रेकमेंड करते हैं सीनियर मोस्ट जो जज होता है उनका नाम। और ये सीनियर मोस्ट जज के पॉइंट कैसे देखा जाता है, ये देखा जाता है लेंथ ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग कि कितने लंबे समय से वो काम कर रहे हैं। और ये कोई कस्टमरी प्रैक्टिस है, कोई ऐसा लीगली रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा सिर्फ एक कस्टमरी फॉलो किया जाता है। क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें किसी को CGI बनना है उसके लिए, तो पहली बात इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सेकंड, उसके बाद 5 साल तक उन्होंने जो हाई कोर्ट में सर्व किया होना चाहिए। और उसके बाद एज एन एडवोकेट भी हो सकता है 10 साल। और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। एज अगर हम बात करें तो 65 मैक्सिमम। नो फिक्स टेन्योर, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। अपॉइंटमेंट जो प्रॉपर जो रहता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। यहाँ पर जो आउटगोइंग है जो CGI है उनकी रिकमेंडेशन यहाँ पर ली जाती है। रिमूवल अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ही करते हैं बाय एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या होता है कि जैसे मान लो CGI को रिमूव करना है तो उसका जो रेजोल्यूशन है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से वो पास होगा बोथ हाउसेज में। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव करेंगे। तो मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविज़न हो सकता है या नहीं हो सकता। ज्वाइंट सिटिंग यानी कि जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है वो दोनों साथ में एक हाउस में बैठ सकते हैं फॉर डिस्कसिंग द रिमूवल रेजोल्यूशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यस और नो। बताओ। नहीं, ध्यान रखना नहीं यहाँ पर होता है स्पेशल मेजॉरिटी। अब इसको कैसे याद करना है, जितने भी सिंपल मेजॉरिटी के रहते हैं ना वही सिर्फ मोस्टली सिंपल मेजॉरिटी वाले ही जो है वो ज्वाइंट सिटिंग में जाते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी वाले नहीं जाते। फिर उसके बाद US और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं इन दोनों की बातचीत हुई। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन जो ये समिट भूषण में हुआ, यहाँ पर जो दोनों ने बातचीत करी है तो इसमें जो की आउटकम रहते हैं तो US एग्री करता है कि वो जो टैरिफ है जो चाइना के ऊपर लगा है उसको कम करेगा, पहला पॉइंट। देन उसके बाद एक फेंटनिल है। फेंटनिल एक ड्रग है जो कि US में बैन की गई। फेंटनिल जनरली पेन किलर है, एक तरह से US में बैन है। तो उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ लेबोरेटरीज में बनेगी और कहीं नहीं। और चाइना ने भी कहा है कि जो वो अपना जो एक्सपोर्ट कर रहा है ना रेयर अर्थ मिनरल्स को, चाइना के पास भंडार है रेयर अर्थ मिनरल्स का, तो उस पर वो पॉज लगाएगा 1 साल के लिए। उसके बाद ये जो US और चाइना के बीच में जो बातचीत हुई ना, इसको एक टर्म दी जा रही है दैट इज G2। इसको कहा जा रहा है G2, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बन सकता है कि G2 में कौन कौन सी कंट्रीज है, ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर US और चाइना है। देखो मैं आपको G4 बता चुका हूँ, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको कुछ और कंट्रीज का यहाँ पर बताता हूँ जो आपको याद रखनी है। एक है क्वाड, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है ये एक तरह से। 2004 में जब इंडियन ओशन में सुनामी आई थी तब ये कंट्रीज साथ में मिलकर इन्होंने काम किया था। तो इसमें 4 कंट्रीज कौन कौन सी आती है, USA, इंडिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये चारों याद रखना। उसके बाद है I2U2, इंडिया, इज़राइल, UAE और USA। ये 2 ग्रुप्स के नाम भी साथ के साथ में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। फिर उसके बाद है छबहर पोर्ट। छबहर पोर्ट क्यों न्यूज़ में है, पहले तो देखो US ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए थे, उसके बाद अभी US ने हमें क्या कर दिया, एक 6 मंथ्स का वेवियर दे दिया ऑन छबहर पोर्ट। छबहर पोर्ट जो है वो ईरान में है, भारत ने इसको डेवलप किया, ईरान ने हमें ये पोर्ट दिया, हमने इसको डेवलप किया ताकि हम कनेक्टिविटी बना सके सेंट्रल एशिया के साथ। तो पहले पोर्ट को देख ही लेते हैं कि पोर्ट है कहाँ पर। तो पोर्ट याद रखना इस रीजन में यहाँ पर है।
इससे इधर ये वाला जो रीजन है ये ईरान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है, जहाँ पर अभी हमने एक वोल्केनो देखा कि एक वोल्केनो अभी एक्टिव हो रहा है। और यहाँ पर ये पोर्ट आता है ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट किसके कंट्रोल में है? पाकिस्तान ने ये पोर्ट चाइना को दे रखा है। पाकिस्तान ने ये पोर्ट चाइना को दे रखा है। जो ये छाबर पोर्ट है ये हमारे पास है। तो छाबर पोर्ट जो है, एक पॉइंट आपको याद रखना कि इसमें दो टर्मिनल आते हैं, एक आता है शहीद बेस्ती और एक आता है शहीद कलंतरी। तो शहीद जो बेस्ती है ये हमारे पास है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ मॉडल यूथ ग्राम सभा। ये जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, इन दोनों का कोलैबोरेशन है, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। एक तरह से ये स्ट्रेंथन कर रहे हैं जन भागीदारी को एंड प्रमोट कर रहे हैं पार्टिसिपेटरी लोकल गवर्नेंस। स्पेशली यहाँ पर ग्राम सभा के जो सेशंस है ना उनको स्टूडेंट के साथ लिंक कर रहे हैं। मतलब कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा पंचायत की एक मीटिंग होती है जिसमें जितने भी आपके 18 साल या जो वोटर है वो सभी यहाँ पर, जिसने कभी वोट किया है वो सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, वो सभी इसके मेंबर होते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स को इंक्लूड करने की बात की जा रही है इसमें। स्टूडेंट, और स्टूडेंट भी कौन कौन से? ट्राइबल स्टूडेंट, स्पेशली यहाँ पर ट्राइबल स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं। तो मतलब ग्राम सभा के जो सेशन होंगे उनको बच्चे अटेंड करेंगे, उनको कॉलेज स्टूडेंट अटेंड करेंगे। ग्राम सभा में कौन जा सकता है? 18 साल या 18 साल से ऊपर वाला। तो यानी कि कॉलेज स्टूडेंट के पार्टिसिपेटिंग मतलब एक तरह से पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखा जा रहा है। तो अलाइन किया जा रहा है इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें फिर जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय है, जितने भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उन सभी के जो बच्चे हैं उन सभी को यहाँ पर क्या है, जितने भी जो स्कूल्स हैं जो ऐसे ग्राम सभा के साथ लिंक कर रहे हैं उनको जो है वो यहाँ पर ग्राम सभा में बुलाया जाएगा और फिर जो है वो उनको बताया जाएगा अबाउट द पार्टिसिपेटरी लोकल गवर्नेंस। तो मतलब क्या है? अवेयरनेस कैंपेन। मतलब अवेयरनेस कैसे? अब अवेयरनेस में सिर्फ यही नहीं है कि जो सिंपल लोग हैं उन्हीं को अवेयर करो, स्टूडेंट्स को अवेयर कैसे किया जा सकता है? उनको कनेक्ट करके इंस्टीट्यूशन के साथ। तो जो ग्राम सभा एज एन इंस्टीट्यूशन हम देखते हैं तो उससे कनेक्ट कर रहे हैं यूथ को, ये इंपॉर्टेंट है। और ग्राम सभा याद रखना, एक तो 18 साल वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया, दूसरा जो ग्राम सभा जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है भारत में। हालांकि भारत में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम क्या करते हैं, अपने जो एमपी है उनको सिलेक्ट करते हैं, फिर वो आगे सरकार चलाते हैं। हमारा खुद की जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती गवर्नमेंट में, लेकिन ग्राम सभा में हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहती है। इकोलॉजिकल ड्रफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी खड़गपुर ने अभी एक स्टडी करी, उन्होंने कहा कि इकोलॉजिकली फ्रेजाइल फॉरेस्ट इन वेस्टर्न घाट, हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट और जो अदर जो सेंट्रल इंडिया वाले हैं वो बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहे हैं और वहाँ पर इकोलॉजिकल ड्रफ देखे जा रहे हैं। इकोलॉजिकल ड्रफ का मतलब क्या हो गया कि जो प्रोलॉन्ग्ड मॉइस्चर होता है ना वो कम होता जा रहा है। तो इसका नुकसान किसके ऊपर पड़ रहा है? फिर बायोडाइवर्सिटी के ऊपर पड़ रहा है, कार्बन जो बैलेंस है वो इफेक्ट हो रहा है। प्रोलॉन्ग्ड मॉइस्चर मतलब जो एक परमानेंट रहता है कि हाँ, जैसे होता है ना कि एक रिवर है भाई, इतनी नदी जो परमानेंट बह रही है। अब क्या हो रहा है, इन्होंने कहा कि भाई उस नदी में पानी ही कम हो गया है और वो एक बार नहीं हो, एक साल से नहीं हो, वो 10-20 साल से लगातार चल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इकोलॉजिकल ड्रफ बन रहे हैं, मतलब पूरा पूरा जो रीजन है वही खत्म हो रहा है। तो आईआईटी खड़गपुर ने स्टडी करी और ये मेंस का एग्जाम्पल बन सकता है। क्लियर?